हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम जीवों में अनुकूलन के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जीव जगत एक चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज जो चैप्टर है इसमें हम जंतुओं मतलब जीवों के, पेड़ पौधों के वासस्थान कि वो उन कहाँ रहते हैं और वो उन्हीं जगहों पर क्यों उगते हैं, या जो जीव जंतु हैं वो अपने एक निश्चित जगह पर ही क्यों रहते हैं, इन चीज़ों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने आसपास जंतुओं को, जीवों को या फिर पेड़ पौधों को देखते होंगे। जो पेड़ पौधे तालाब में, पानी में उगते हैं वो स्थल पे आपको नहीं दिखेंगे, ज़मीन पे नहीं दिखेंगे। तो ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से कोई भी पेड़ पौधों की प्रजाति एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही होती है। जो जंतु या जीव जल में रहते हैं वो उतना आसानी से स्थल पर नहीं रह सकते, या फिर ये कहा जाए कि वो रह ही नहीं सकते। जैसे मछली है, वो जल के अंदर, वाटर के अंदर आसानी से सर्वाइव कर लेगी, लेकिन अगर वो उसे पानी से बाहर निकाल करके ज़मीन पे छोड़ दिया जाए तो वो मर जाती है। तो आइए इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि क्यों ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं। पहला है वास स्थान। कोई भी जीवधारी अपने अनुसार, मतलब जहाँ पर उसको रहने की फेवरेबल कंडीशन हो, मतलब उसको भोजन, सुरक्षा, प्रजनन, ये इन सभी चीज़ों के लिए अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हों, उसे वो अपना वास स्थान बना लेता है और उसे उनका वास स्थान कहते हैं। जैसे हम मनुष्य ज़मीन पे रहते हैं क्योंकि यहाँ ज़मीन पर हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हम पानी में रह के सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से पानी में रहने वाले जीव ज़मीन पे सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी के अंदर और ज़मीन पर दोनों ही जगहों पे आसानी से रह लेते हैं, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो वास स्थान के आधार पर जीवों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ये जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव, स्थल में रहने वाले जीव, वायु और मरुस्थल में रहने वाले जीव। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। जल में जैसे मछली जल में रहती है, सिंघाड़े का पौधा पानी में, आपने देखा होगा तालाब में पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं और ये बहुत नाजुक पौधे होते हैं। जलकुंभी, कमल, ये सभी जलीय पौधे हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव मरुस्थलीय जीव कहलाते हैं। जैसे ऊंट, बबुल, नागफनी, ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों पे रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक, सैलामेंड्रा, ये सभी उभयचर हैं। मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है, तो उसके लिए जो अनुकूलन की दिशाएं हैं वो क्या हैं? पहला, शरीर जल में रहने के लिए इनके शरीर पे शल्क होते हैं, शल्कों से ढका होता है, जिसकी वजह से पानी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। शरीर नाव का के आकार का होता है, जिससे ये मूवमेंट करने में इनको आसानी होती है, तैरने में आसानी होती है। पंख तथा गलफड़े होते हैं जो इनके श्वसन में सहायक होते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन को ये श्वसन के रूप में लेती हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। अब आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि उनकी जो आकृति होती है, किसी भी जीव की आकृति, आकार, रंग, रूप या उसकी बॉडी की
जो भी स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो एक निश्चित आवास में रहने के लिए उनको अनुकूल बनाती है। आगे देखते हैं। वातावरण के आधार पर जंतु तथा पौधों को 3 भागों में बांटा गया है: जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, वायवीय या उभयचर अनुकूलन। नेक्स्ट देखते हैं, जलीय अनुकूलन क्या है। धान को रोपते समय अधिक देर तक या फिर अधिक देर तक कपड़ा धोते समय हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, परंतु जितने भी जलीय जीवधारी होते हैं उनका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। जलीय वातावरण में जो जीव रहते हैं उनको उनके शरीर की सुरक्षा के लिए उनके शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, जिससे पानी उनके शरीर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, अंदर नहीं जाता है। इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे क्लोम, गिल, इन्हें गलफड़े भी कहते हैं, होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित चपटे पंख वाला होता है, गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होते हैं। यहाँ आप एक मछली का फिगर देख रहे हैं, इसका जो शरीर है वो धारा रेखी, शरीर पे शल्क पाए हुए हैं, शल्क हैं, और ये फिन्स हैं, पंख हैं इसके। ये सभी लक्षण मछली को जल में तैरने, भोजन की तलाश, शोषण के प्रति अनुकूलन हैं। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण वे जल में निवास कर पाते हैं। मेढक के पश्चात में पादचाल जल में तैरने में, लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायक होती हैं। मतलब इसके लिए जो एडेप्टेशन की कंडीशंस है वो जल और स्थल दोनों के लिए अलग अलग है। जल में रहने के लिए इनके पैरों में पादजाल पाए जाते हैं, और जमीन पर कूदने के लिए इनकी मांसपेशियां लंबी होती हैं। इसके अतिरिक्त यह जल के अंदर त्वचा से तथा स्थल पर फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेढक जल के अंदर त्वचा से और स्थल पर फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है। इसी प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदुत्तक अधिक मात्रा में होते हैं। जो मृदुत्तक पाए जाते हैं वो इनके शरीर में, पौधों के शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पौधे कोमल और कमजोर होते हैं, क्योंकि मृदुत्तक पाए जाते हैं जिसकी वजह से कोमल और कमजोर होते हैं। तथा और काष्ठीय उत्तक अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। पत्तियां पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन्हें स्टिमेटा की ज़रूरत ही नहीं है। स्टिमेटा का काम है कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को कलेक्ट करना। इन पौधों के जड़ तंत्र अल्प विकसित होते हैं। तना, पर्णवृत्त तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं, जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों पर जल रोधी मोम या उपचर्म, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, की परत पाई जाती है जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से ये पानी में नहीं सड़ते। इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम हैं, जैसे सिंघाड़ा, वैलिशनेरिया, हाइड्रिला और कुमुदनी। आगे देखते हैं, स्थलीय अनुकूलन क्या है। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, भेड़, बकरी, गाय तथा स्थलीय पौधे जैसे नीम, आम, अमरूद, बबूल आदि भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, इन सब में प्रचलन के लिए, मतलब चलने के लिए 4 पैर होते हैं। सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र होता है। आम, बबूल, अमरूद, नीम ये सब स्थलीय वृक्ष हैं, जमीन पर लगते हैं। अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत
वह पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है, मतलब इनमें स्टोमेटा होते हैं जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है, और जड़ तंत्र अधिक विकसित होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप और गर्म बालू का गर्म लू का गर्म बालू नहीं है, गर्म लू का है। तेज धूप और गर्म लू पर चलना, नहीं, गर्म बालू पर चलना, ये एनिमल्स की बात हो रही है। उपयुक्त परिस्थितियों के समाधान है तो मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये भी पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहन करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये तना इनका मार्शल, चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का भी काम करता है, जैसे नागफनी। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मार्शल या कांटों या शल्कों के रूप में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा एलोवेरा का प्लांट है या नागफनी का प्लांट है, इनमें कांटे लगे होते हैं पत्तियों पे, ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाए, धूप में इनसे पानी ज़्यादा न निकल पाए। जैसे नागफनी, घिक्वार, शतावर और भटभंडा आदि। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर। कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं। इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ये उड़ने से पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। पहले ये शरीर को फुलाते हैं, फिर पंख फैलाते हैं। ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं और बाएं उड़ान भरते हैं। इस प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती है। अब कीटों में उड़ने के लिए क्या अनुकूलन है वो देख लेते हैं। कीटों में उड़ने हेतु इनका शरीर अन्य अकशेरुकी, मतलब जितने भी नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी जंतु जैसे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिससे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार और धारारेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पक्षियों के अग्रपाद ही पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं। इनके शरीर जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों में वायु कोशों में हवा भर जाती है, तो उड़ते समय शरीर को हल्का रखती है, जैसे तोता, गौराया पक्षी, ये सभी। इससे स्पष्ट होता है कीटों और पक्षियों में उड़ने के लिए ये विशेष अनुकूलन होता है। डायनासोर के बारे में आपने सुना, ये लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाते थे, परंतु आज नहीं पाए जाते। ऐसे ही कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। कई नई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ। विलुप्तीकरण और उद्भव प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन, उनके अनुकूलन का विशेष महत्व है। तो ये था पूरा चैप्टर जो जीवों में अनुकूलन है, और इसमें कई चीज़ें आप पहले से जानते होंगे और कुछ चीज़ें नई भी सीखी होंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।